हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। पिछली क्लास में हम सन और उसके लेयर्स पढ़ चुके थे, उसके अलावा हमने कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़े थे। आज की वीडियो में उससे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने सन पढ़ा था, सन की जो डिफरेंट टाइप की लेयर्स थी उसके बारे में पढ़ा था, सन कैसे कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ा था। सुपर अर्थ वहां पे मिस हो गया था। सुपर अर्थ में बता दूं क्या होता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है उसके बाहर मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे क्या है, मतलब ऐसे पिंड है, बहुत सारे छोटे बड़े कई सारे पिंड है। तो ऐसा कोई भी पिंड जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो और अर्थ के जो अर्थ है उसके साइज के 2 गुने से अधिक हो और 10 गुने से अगर कम हो तो उसे सुपर अर्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब उसका साइज अर्थ के साइज से यानी पृथ्वी के साइज से 2 गुने से अधिक होना चाहिए और 10 गुने से कम होना चाहिए, तो वो सुपर अर्थ कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमने प्लूटो पढ़ लिया था। यम मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी उसने 2006 में नई डेफिनेशन दी। उसके तहत प्लूटो को जो है ग्रह की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। सैटेलाइट पढ़ा था। सैटेलाइट में हमने मून पढ़ा था कि मून का रोटेशन कैसे होता है, कैसे इसका एक डार्क साइड होता है। ठीक है। आदित्य एल 1 मिशन पढ़ा था, जो हमने सन के बारे में था। आदित्य एल 1 मिशन चंद्रयान के बारे में मैंने बताया था, जो चंद्रमा पे गया था। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। एस्टेरॉयड बेल्ट पढ़ी थी कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है, कैसे कैसे है, मैंने बताया था, उसको याद रखना है। ट्रोजन पढ़ा था कि ट्रोजन अपने ग्रह के आगे पीछे घूमते रहते हैं, लैंग्वेज पॉइंट पे स्थित होते हैं, वो सब बताया था। कॉमेट भी पढ़ा था। ठीक है। कॉमेट जो धूमकेतु जिसे हम कहते हैं कि जो सन के पास आने से जल जाती है, लंबी सी पूंछ बनाती है, उसे कॉमेट कहते हैं। मेटेओर्स पढ़ा था। मेटेओर और मेटेओराइट्स मैंने बताया दो चीज होते हैं, एक उल्का पिंड होता है, एक उल्का होता है। जब उल्का पिंड जमीन पे नीचे धरती पे गिर जाता है तो उसे उल्का कहते हैं। वो मैं बता चुका था कि कैसे कैसे अर्थ की ग्रेविटेशन से जो है ये नीचे गिरते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। आज में हमें क्या करना है, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, ये भी कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, अक्षांश और देशांतर। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से बेसिक ज्योग्राफी शुरू होती है। ये तो इंट्रो था हल्का सा। ठीक है। ये अब यहाँ से रियल जो ज्योग्राफी है यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। अक्षांश और देशांतर, पहली बात। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहली बात, अक्षांश और देशांतर क्या है इसे समझते हैं, फिर कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट है उसे समझेंगे। ठीक है। देखो, जैसे हमें हमें पता है कि पृथ्वी हमारी गोल है। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ग्लोब है, इससे समझते हैं। देखो, हमें अब जैसे हमें ये इस अर्थ का मॉडल होता है। ठीक है। ये जैसे हमें पता है कि ये ग्लोब है पृथ्वी का। अब प्रॉब्लम ये थी, अगर हम हमें कहीं भी ढूंढना है, मान लीजिए कोई भी एरिया ढूंढना है, जैसे मैं कह दूं कि ये ब्राजील है। ठीक है। तुम ब्राजील के ये वाला पॉइंट, इसकी लोकेशन बताओ, ये जगह बताओ कौन सी है। तो यहाँ पर हमें जाने के लिए, इस पॉइंट को ढूंढने के लिए हमें कुछ ना कुछ मार्किंग तो करनी पड़ेगी, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना। मैथ्स में अगर हम ऐसा ग्राफ बना लें तो हम क्या करते हैं कि एक प्लॉटिंग बताओ ये कहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सेस मानते हैं, इसको वाई एक्सेस मानते हैं, फिर हम इसमें 1 2 3 ऐसा करते हैं, फिर 1 2 3 ऐसा करते हैं, फिर दोनों से मिला के हम ये बता लेते हैं कि ये पॉइंट है भैया 2 एक्सेस में और 3 वाई में, इस तरीके से बता लेते हैं। समझ में आई बात? तो कुल मिला के हमें कुछ लाइनिंग ड्रॉ करनी होती है किसी भी लोकेशन को ढूंढने के लिए। मतलब अगर हम किसी भी एरिया के अंदर कोई लोकेशन ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, कुछ लाइनिंग चाहिए होगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब कभी भी ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हमेशा इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तभी एक जो है लोकेशन मिलेगी। ठीक है। तो इसी एम से कि जो पूरी अर्थ है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं एक तरीके से हमने ढूंढने लायक बनाएंगे, मतलब कुछ मार्किंग इसके ऊपर करेंगे जिससे लोकेशंस का पता चल पाए। उस वजह से जो है 1885 में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वॉशिंगटन डीसी में। इसका लक्ष्य केवल और केवल इतना ही था, जो पृथ्वी है इसे क्या करना है, कुछ हमने मतलब ऐसी चीजों में बांटना है ताकि हम माप सके कि कौन सा कितनी दूर है, कौन सा कहाँ पे स्थित है, कैसे स्थित है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे माप करने थे। तो डिसाइड ये हुआ कि हम क्या करेंगे, अर्थ को अलग अलग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक तो काल्पनिक लाइन है, ऐसा नहीं कि हमने अर्थ के ऊपर पेन से जाके मार्क किया है, काल्पनिक लाइन है। ठीक है। ड्रॉ करेंगे जिसकी जिसकी मदद से हम उनकी लोकेशन ढूंढ पाए, देशों की लोकेशन ढूंढ पाए, कोई जगह ढूंढ पाए। इस तरीके से ये हेल्प करने के लिए प्रेस ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, इसमें डिसाइड किया गया। ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सिंपल, ये पृथ्वी है, पहले तो इसके बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन दिख रही है, लाइन ड्रॉ कर दी, ये 0 डिग्री होगी, मतलब ये इसके बीचों बीच से हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा 2 पार्ट हो गए इसकी, और गोले को हेमिस्फीयर कहते हैं। तो गोले का आधा हो गया अर्ध हेमिस्फीयर, हाफ हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं, तो इसको इन्होंने कह दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले इसको कह देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। सिंपल। क्या किया, पूरे अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी 0 डिग्री, और इससे ऊपर की जो एरिया से उनको कह दिया कि उत्तरी गोलार्ध है, नीचे जो है उन्हें कह दिया दक्षिणी गोलार्ध। सिंपल सी बात हो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपने वो मैथ्स में देखा होगा कि एक एंगुलर मेकर होता है, मतलब एंगल बनाते हैं उससे। हिंदी में हम लोग उसका चांदा कहते थे, मतलब ऐसे चांद जैसा ही होता है इसलिए कहते थे। इसमें एंगल होते हैं।
जैसे ऐसे होता है ना, यहाँ पे 0 डिग्री, फिर उसके बाद 10, 20 ऐसे ऐसे एंगल होते हैं। 90 डिग्री का होता है, फिर ऐसे ऐसे 180 डिग्री होता है। मैथ्स में हम उसकी हेल्प से स्टार्टिंग जब मैथ्स सीखते हैं हम, तो उसकी हेल्प से डिग्रियां क्रिएट करते हैं। अब उसको अगर यहाँ पे ऐसे रख दो, इसको बेस बना के, मतलब इसके ऊपर रखना है, तो हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 डिग्री, फिर हम यहाँ पे 20 डिग्री, फिर यहाँ पे हम 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे हम आ जाएंगे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम 110 डिग्री हो जाएगा, फिर 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 150 हो जाएगा, आगे जाके 1 ऐसे हो जाएगा, लास्ट में जाके 180 डिग्री। इस तरीके से एंगल बना दिए गए ऊपर भी और सेम नीचे भी। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते यहाँ पे नीचे 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी 100 हो गया, 110 हो गया, 130 हो गया, ऐसे करते यहाँ पे भी 180 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या किया, 0 डिग्री एक लाइन खींची अर्थ के बीचों बीच से, गोले से, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर उसी 0 डिग्री को बेस बनाते हुए क्या ड्रॉ करिए, एंगल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करना है, हम क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, इसको क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। ठीक है, फिर यहाँ को इससे मिला देना है, फिर इसे इससे मिला देना है। कुल मिला के 2 डिग्री को मिला के एक लाइन ड्रॉ हो गई। क्या किया, अलग अलग डिग्रियां क्रिएट करी और 2 डिग्री को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो कुल मिला के ऐसे अगर आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो टोटल कितनी लाइनें ड्रॉ होंगी, टोटल लाइन ड्रॉ हो जाएंगी यहाँ पे 90। अब 90 क्यों ड्रॉ होंगी, क्योंकि एंगल तो 180 है, और 180 में क्या है, 2 डिग्री को मिलाकर एक लाइन बन रही है, तो टोटल लाइन 90 ऊपर हो गई और 90 ही नीचे हो गई। बात समझ में आ गई? क्या करा, कुछ नहीं, पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करा, बीच से लाइन गुजारी 0 डिग्री, उसके ऊपर और नीचे हमने क्या किया, कुछ लाइनें और ड्रॉ कर दी, डिग्री बनाए, कोण एंगल बनाए और मिला के जो है एंगल बना। यही लाइनें जो है अक्षांश यानी लेटीट्यूड कहलाती। सिंपल, सिंपल हो गया। तो अब डेफिनेशन अगर मैं पूछूं, अगर एग्जाम में कहीं भी पूछी जाए तो अक्षांश की डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल है कि इक्वेटर, इसे हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री जो है ना, इसको हिंदी में कहा गया भूमध्य रेखा और इंग्लिश में कहा गया इक्वेटर। तो इसी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा को बेस बनाकर खींची गई कोणीय दूरी, वो क्या है, अक्षांश है। ठीक है, लेटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सिंपल सी बात होगी, इसमें कुछ मतलब अलग सा कुछ है ही नहीं। ठीक है, यही हमने पढ़ा, मैंने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश लाइन खींची गई जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, फिर उत्तरी और गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर जितने भी ये अक्षांश बनेंगे, आप ये बने, ये बने, ठीक है, इनको क्या कहा गया, ये सारे नॉर्थ में है तो इनको उत्तरी अक्षांश कह दिया गया, नॉर्दर्न लेटिट्यूड कह दिया गया। और इसे नीचे वाले जितने भी अक्षांश बनेंगे इनको दक्षिणी अक्षांश कह दिया गया। सिंपल। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसे मिटा देता हूँ पहले, देखो। ठीक है, इतनी समझ में हमारी आ चुकी है कि क्या हुआ, कैसे अक्षांश बने, क्या अक्षांश कहलाए। ठीक है, इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा थी भूमध्य रेखा को आधार बनाकर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश है। मैं पहले बता दिया कि एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। सिंपल सी बात होगी। ठीक है, अब ये भी मैंने बता दिया कि 2 डिग्री को कैसे मिला के ये अक्षांश बना गया, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, काउंट करते हैं। अगर पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, तो कितने होंगे। अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ से डिग्रियां क्रिएट करते गए और दोनों को मिला मिला के हमने 90 तो यहाँ बना दिए थे। ठीक है, 90 लैटिट्यूड बनाए थे क्योंकि 180 डिग्री खींची थी हमने और सारे मिला के 90 लैटिट्यूड बन गए थे। ऐसे ही 90 नीचे भी बन गए, 90 90 180 हो गया। लेकिन ये जो बीच वाला था इसे काउंट अलग से करते हैं, यानी 181 हो गए। समझ में आई बात? ये जो है इन 90 90 में नहीं है, मतलब ये 0 डिग्री ये बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर की डिग्रियां ये बिल्कुल अलग है। ये बेस बना, मैं पहले इसीलिए तो कहा कि इसे बेस बनाया गया, इसे डिग्री में इंक्लूड नहीं किया गया। डिग्रियां यहां से ऊपर को बनी सारी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 90 लेटीट्यूड ऊपर होते हैं, 90 लेटीट्यूड नीचे होते हैं। एक लेटीट्यूड ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है। टोटल लेटीट्यूड का नंबर होता है 181। यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा, पहली बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पे इस चीज को समझना, मैंने बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, जैसे हम क्रिएट करें ना तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ भी नीचे भी 90 डिग्री आएगा। अब ध्यान रखो एक चीज, पहली बात तो यह है कि जब ये हम ऐसे क्रिएट करने जाएंगे, दो दो को मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मिलाएंगे, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, फिर यहाँ पे आएगा 90। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या है, 90 आया। तो ध्यान रखना ये 90 डिग्री, इसे
90 डिग्री क्या अक्षांश यानी लैटिट्यूड कहाँ पे, नॉर्थ पे, इसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल। क्लियर? कई बार कंफ्यूजन होता है हमको कि नॉर्थ पोल लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है, तो 90 डिग्री लैटिट्यूड ही नॉर्थ पोल है। सिंपल सी बात हो गई। उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो गया 90 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये कैसा था, नॉर्दर्न लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश, ये कैसा है दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गए। वेरी सिंपल, इसमें टफ कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अलावा जो फैक्ट्स इसके बारे में जानने हैं, जो एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, पहले आए हुए हैं, ये फैक्ट इंपोर्टेंट है। देखो क्या, पहली बात तो देखो सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये सारे जो लैटिट्यूड है एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल कैसे है, देखो ये मैंने बताया, ये इक्वेटर है, लिखा भी है देखो इक्वेटर। अब यहाँ पे देखोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड वो क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी। इसको ध्यान रखना, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो समान रहेगी। इसीलिए ये क्या है, पैरेलल है, या जिनको हम कहते हैं समानांतर। ये आते हैं फैक्ट्स, इनको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज देखो, अगर इनकी लेंथ आप देखोगे, यानी इनकी ये है ना, ये लेंथ, ये जैसे मैं खींचूं तो इसे कहेंगे हम लेंथ। ठीक है, यानी इसकी लंबाई। लंबाई अगर देखोगे तो ये बॉल है, बॉल है। अगर आपके पास कोई भी बॉल है, ठीक है, आप उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो सबसे बड़ी जो लाइन खींच पाओगे आप, वो लाइन कहाँ खींच पाओगे, उसके बीचों बीच से, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया जो है उसमें कहाँ पे है, बीच में है। वैसे ही ये 0 डिग्री लेटिट्यूड यानी जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ये क्या है, सबसे ज्यादा लेंथ वाला यानी सबसे बड़ा अक्षांश है। लेंथ में मतलब सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो किसकी होती है, इक्वेटर की होती है। इसे ध्यान रखना, मैक्सिमम लेंथ होती है इसकी। क्लियर? अब यहां से जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे या जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे, इनकी लेंथ कम होती जाएगी। दिख रहा होगा इसमें, सिंपल तो है, जैसे ऊपर को जा रही है इसकी लेंथ कम हो रही है, फिर कम हो रही है, कम हो रही है, और 90 डिग्री पे सबसे कम होगी। यानी 90 डिग्री लेटिट्यूड अक्षांश, ये क्या होगा, सबसे छोटा अक्षांश होगा। ठीक है, यानी इसकी लेंथ जो है वो सबसे कम होगी। ध्यान रखना, ऊपर भी और नीचे भी, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों क्या है, सबसे छोटे अक्षांश हैं, स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड है। जबकि इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, लंबाई में सबसे बड़ा अक्षांश है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। सिंपल, ये यहाँ पे लिखा है देखो, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा जबकि ध्रुव सबसे छोटा अक्षांश है। क्लियर हो गया? सिंपल है। उसके बाद देखो ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्षांश एक रेखा नहीं है बल्कि वृत्त है। अब वृत्त कैसे, देखो इसमें देखते हैं, ग्लोब में देखते हैं, आप समझो। ये देखो ये ग्लोब है। अब इस चीज को समझोगे, ये अर्थ तो ऐसी है, एक्चुअल में अर्थ ऐसी है ना। अब आप इस पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली ये लाइन होके एक सर्कल तो बनेगा। जैसे ये है, अगर आपको गौर से इसमें दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब ये 0 डिग्री पूरा का पूरा एक सर्कल है। इक्वेटर जिसे हम कह रहे हैं, ये पूरा एक सर्कल है, ना कि कोई लाइन है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अर्थ गोल है इसीलिए अर्थ पे लाइन न ड्रॉ किए, लाइन न ड्रॉ करके वृत्त ड्रॉ यानी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। यानी एवरी अक्षांश जो है, हर अक्षांश एक सर्कल है। ये फैक्ट एज इट इज पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, इनको ऐसे ही ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? सिंपल है, यानी पोल भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये सारे एक सर्कल है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। अब इसमें आखिरी पॉइंट देखो कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध यानी जोन कहते हैं। मतलब सिंपल सा ये मतलब है कि ये एक अक्षांश ये है, एक अक्षांश ये है, इसके बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं जोन। ठीक है, या ऐसे जोन, हिंदी में इसको कह रहे हैं हम कटिबंध। ठीक है, अभी हम सारे कटिबंध पढ़ेंगे, तो फिलहाल इतना याद रख लो, इसको जोन कहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ से कोई डाउट भी, मैंने पहले ही बताया, कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में दे दें, उसे मैं डाउट सेशन में अलग से करा दूंगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है, जहां पे आपके ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो ज्योग्राफी में आप आधे अधूरे हो, यहीं पे दिमाग लगाना है। क्या देखो, ये पूरे सर्कल तो खींच लिए गए। ठीक है, ये मैंने बताया ऐसे ऐसे सर्कल खींच लिए गए, लेकिन इन सर्कलों में कुछ सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो आगे हम देखेंगे, पहले अभी ये मान लो कि कुछ सर्कल इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद करने हैं। कौन कौन से हैं? पहली बात तो हम ये एक देख चुके हैं, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर। क्लियर? इसे हम इक्वेटर यानी हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। दूसरा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, यानी उत्तरी अक्षांश।
ये जो है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा। अभी मैं बताऊंगा कि इसको क्यों कहते हैं, ठीक है, मतलब 23 एंड हाफ ही क्यों कहा गया और इससे ज्यादा कोई और डिग्री क्यों नहीं लेगी उसे भी कहेंगे। पहले इसको याद रख लो, एग्जाम में याद करना भी जरूरी होता है, ठीक है। वैसे ही जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे यानी 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश, इसे हम कहेंगे मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर हुई बात, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्थ में चले जाओ, 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड होता है हमारा आर्कटिक सर्कल, हिंदी में कहते हैं इसको आर्कटिक वृत्त। वैसे ही सदर साउथ में आ जाओ तो 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश हमारा जो हो जाएगा उसी को हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर, तो याद मतलब तो फैक्ट है, इसको याद ही करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों है, मतलब कर्क रेखा को 23.5 है और मकर रेखा इतनी है या फिर आर्कटिक सर्कल, ये एक्चुअल में ये बता क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझते हैं, देखो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हमें पता है कि बीच में सूर्य है, सन है, और पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है, पता है। और ये पूरा चक्कर अर्थ जो है 365 दिन में लगाती है, वैसे 365 डेज और 6 आवर में लगाती है, 6 घंटे भी होते हैं, 6 आवर्स, ठीक है। मतलब एक साल में पूरा चक्कर लगाती है, हमें पता है। अब इस चक्करों को ध्यान से समझना, पहली बात तो एक चीज ये समझो, ग्लोब मैं इसीलिए लिया है कि ताकि आप उसको समझ पाओ। देखो पहली बात, अगर ये आपको अच्छे से दिख रहा है, ये बिल्कुल मॉडल होता है, ठीक है, मतलब अर्थ ऐसे ही है एक्चुअल में। अगर आपको ये सही से दिख रहा है तो एक चीज आपको दिखेगी कि ये एक साइड को झुका हुआ है, ये अर्थ ऐसे झुकी है, ये ऐसे सीधी नहीं है, ये झुकी हुई है। अर्थ एक्चुअल में भी ऐसी झुकी हुई है, अपने एक्सेस पे झुकी हुई है। झुके हुए होने की वजह से क्या होगा, अब मान लो इसके सामने सन है, ठीक है, ये सन इसके सामने है, तो क्या होगा जब ये झुकी हुई है तो सन की लाइट जो है किसी एक एरिया पे ज्यादा पड़ेंगी और कुछ एरिया पे कम पड़ेंगी। अगर ये सीधी होती तो सब पे लाइट बराबर पड़ती। समझ भाई बात क्या कहने की, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। झुकी हुई है इसकी वजह से सनलाइट अलग अलग पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये समझो इसको, अब यहाँ पे सन है, उसको मान लो सन है, और ये ऐसे राउंड लगा रही है, ठीक है, घूम रही है, और तो घूमते घूमते, अब देखो पहले इस सिचुएशन पे देखो कि सबसे तेज लाइट जो है, सबसे नजदीक जो एरिया होगा ये बीच वाला होगा, इस पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, दिख रहा है, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया सबसे दूर है, नीचे वाला एरिया, ये वाला भी एरिया दूर है, जबकि ये वाला एरिया पास में है, ठीक है। अब देखो फिर एक दूसरी कंडीशन देखो, अब जैसे घूमते घूमते ऐसे घूमी घूमी, अब ऐसे आ गई, और सन तो यहीं पे यहीं यहीं पे था, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखो कि सबसे नजदीक वाला पार्ट ये आ गया, नीचे वाला। पहले कहा था, पहले हमने क्या देखा था, पहले ये वाला पार्ट ऊपर वाला था, अब इस वाली सिचुएशन में नीचे वाला पार्ट सामने आ गया। बात समझ में आए। और दो सिचुएशन और समझ के देखो, जैसे सर्कल में घूम रही है, अब इसको यहां से समझाता हूं। देखो मतलब आपकी समझ में अब तक ये तो आ चुका है कि अर्थ झुकी हुई है, और झुकी हुई होने की वजह से क्या होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरिया इसके सामने आ जाते हैं सूर्य के। अब यहाँ पे इस चीज को समझो, यही मैं जो बता रहा था, झुकी हुई है, इस टाइम पे सूर्य के सामने ये वाला पोर्शन फ्रंट में है, उसके अपोजिट में आ जाओ, ये वाली सिचुएशन में आ जाओ। अब यहाँ पे लाइट कहां से आएगी, इसके बिल्कुल फ्रंट पे, मतलब इस पे समझो, ये देखो, ये बिल्कुल सामने, समझ में आ रही बात, क्योंकि ये 2D इमेज है ना, 3D में अगर आएगा तो ये इसके बिल्कुल सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल अलग पोजीशन पे होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वही सन जो है इधर नीचे परपेंडिकुलर दिखेगा, पहले कहां पे आ रहा था, पहले आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वही अर्थ घूम रही है ना, और दूसरी टाइम पे इस वाले टाइम पे यहाँ फ्रंट में परपेंडिकुलर होगा। होता क्या है, यहां से शुरू करते हैं, महीने का 20 और 22 जून के आसपास के टाइम पे जो सूर्य परपेंडिकुलर होता है वो होता है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर यानी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब सबसे नजदीक वाला एरिया जो होगा वो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड होता है, कब, 20-22 जून को। इसके बाद ये फिर ऐसे घूमना शुरू करता है, फिर क्या होगा, लीप ईयर है तो 23 सितंबर को, और लीप ईयर नहीं है तो 22 सितंबर को, ऐसे होता है, तो उसको ध्यान नहीं देखना, मतलब वो ध्यान रखो कि अभी मैं डेट क्लियर करा दूंगा, बट इतना ध्यान रखो कि सितंबर का टाइम है, वहां जून का टाइम था। जब ये सितंबर के टाइम पे आता है तो परपेंडिकुलर होता है ये इक्वेटर वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि ये सामने है ना,
अगर मैं वही 2D और 3D को इमेजिन करके देखो, सामने जो है इक्वेटर आएगा, फिर इसके बाद ये फिर घूमेगी और दिसंबर वाले टाइम पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पे, यानी जिसे हम कह रहे हैं मकर रेखा पे। ठीक है, फिर घूमी, फिर से ये मार्च के टाइम पे आ जाएगा इक्वेटर पे वापस। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्च पे इक्वेटर पे है, फिर कर्क रेखा पे है, फिर जो है इक्वेटर पे आ रहा, फिर मकर रेखा पे आ रहा। कुल मिला के जो अगर ये अर्थ है, ये इसकी इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है, नीचे वाली मकर रेखा है। तो सूर्य यहां से इसमें परपेंडिकुलर हो रहा, फिर यहां से नीचे आ जा रहा, फिर इसमें परपेंडिकुलर रह रहा, फिर नीचे आके मकर रेखा पे आ रहा, फिर वापस इक्वेटर पे और फिर कर्क रेखा पे। बात समझ में आई? यानी सूर्य पूरे साल इन तीनों लाइनों के बीच ही परपेंडिकुलर रहता है। ये इसकी ट्रिक है। परपेंडिकुलर तो समझ में आ रहा है ना, जो एकदम सीधी रेल जिस पे पड़ेगी, तिरछी तो पूरे अर्थ पे पड़ेगी, लेकिन जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट, ठीक है, इसीलिए ये जो 23 पॉइंट हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, जिसको हम कर्क रेखा कह रहे हैं, ये सूर्य की वो सीमा है जिससे उत्तर में कभी भी सन परपेंडिकुलर नहीं होता। बात समझ में आई? इससे ऊपर सन परपेंडिकुलर होता ही नहीं, इससे फिर वापस नीचे को आना शुरू कर देता है। और मकर रेखा इसकी साउदर्न मोस्ट लिमिट है, जिससे नीचे जो है क्या नहीं जाता, सन परपेंडिकुलर नहीं होता कभी भी। इसीलिए इस 23 पॉइंट हाफ को ही कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा कहा गया है। 24 को 26 को इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि 23 पॉइंट हाफ से ही सन वापस से मूव कर जाता है इक्वेटर की तरफ, यानी वो आखिरी लिमिट है। नॉर्थ में आखिरी लिमिट कर्क रेखा है जहां पे सन परपेंडिकुलर रहता है, और साउथ में मकर रेखा आखिरी लिमिट है जहां पे सन परपेंडिकुलर रहता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर, गुड। जिसकी क्लियर नहीं हुई मुझे टेक्स्ट करना वापस से, फिर मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे होगा। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। अब एक इसमें और समझना है, देखो इतनी हमारी बात समझ में आ चुकी है। अब दो सर्कल में और इसमें इंपॉर्टेंट है, एक आर्कटिक सर्कल और एक अंटार्कटिक सर्कल सर्कल। अब ये क्यों है भाई, इनको 66 पॉइंट हाफ क्यों कहा गया है? कहा गया ना इसको 66 पॉइंट हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड और ये 66 पॉइंट हाफ सदर्न लैटिट्यूड। अब ये क्यों है भैया? अब ये इसलिए है कि आप थोड़ा सा और समझना। ठीक है, देखिए इससे पहले मिटा देता हूँ। तो ये दो सर्कल जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पे देखो, इस टाइम पे हमें ये पता है कि कर्क रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर है, सन सबसे नजदीक है। तो अब यहाँ पे जो सनलाइट जाएगी वो जाएगी बिल्कुल पोल से भी आगे यहां तक। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे कभी भी लाइट साउथ पोल पे नहीं जाएगी। साउथ पोल पे इस टाइम पे नो लाइट होगी। इसलिए आपने सुना होगा ना कि यहाँ पे 6 महीने का दिन होते हैं और 6 महीने की रात होते हैं। इस टाइम पे साउथ पोल पे क्या चल रहा होगा, 6 मंथ की नाइट चल रही होगी। ठीक है, इतना तो आपको पता है ना कि 6 मंथ की नाइट कब होती है कब नहीं होती है। जब परपेंडिकुलर कर्क रेखा पे होगा तब जो है लाइट नहीं होगी साउथ पोल पे। जब मकर रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो इधर ऊपर पर लाइट नहीं जाएगी। देखो सिंपल है वेरी, इस ग्लोब से समझो इसको। जैसे ये पार्ट सामने है सन के, तो ये नीचे कहाँ जाएगी लाइट? ये बिल्कुल सन के अपोजिट हो जाएगा ना, नीचे नहीं जाएगी लाइट, यहाँ नीचे नहीं पहुंच पाएगी साउथ पोल पे। वैसे इस पोजीशन पे जब ये वाला पोर्शन सन के सामने है तो इधर ऊपर नॉर्थ यहाँ पे नहीं जाएगी लाइट। यही तो बात समझना है कि सन यहाँ पे है तो ये यहाँ लाइट जाएगी, यहाँ पे नहीं जाएगी। तो इस तरीके से जो है पोल पे 6 महीने डे और 6 महीने नाइट होते हैं। ठीक है, एक एनिमेशन आपको दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो देखो ये मेरे चैनल का एनिमेशन है, ये मैंने बताया था, मेरे मेरे ही चैनल है, इसमें मैंने 6 महीने डे होते हैं वो मैंने बताया था। इसको ध्यान से देखना एक बार, आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्लियर हुआ? बात समझ में आई कैसे 6 महीने दिन होंगे 6 महीने रात होंगी पोल पे? क्लियर? अब देखो इनका आर्कटिक सर्कल का क्या मतलब है। अब ये तो समझ में आ गया, इस टाइम पे कर्क रेखा पे लंबवत होगी लाइन जो सूर्य की रोशनी है, और यहाँ पे 6 महीने के दिन चल रहे होंगे, यहाँ पे 6 महीने की रात चल रहे होंगे। क्लियर? अब इस टाइम पे एक लिमिट तो ऐसी होगी ना, एक जगह तो ऐसी होगी जहां केवल पोल, तो हमें पता है पोल तो छोटा सा डॉट है, सबसे छोटा लेटीट्यूड है। ऐसा तो है नहीं कि 90 डिग्री पे ही केवल लाइट नहीं होगी बाकी एरिया पे होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहाँ पे होता है, एक लिमिट के बाद जहां पे लाइट जाना बंद होती है, वो यहाँ पे वही हमने बनाए हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल। यानी ये साउथ पोल है तो यहाँ पे
जो अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक वृत्त है, इससे नीचे लाइट नहीं जाती, यानी इससे पूरा ये वाला एरिया 6 महीने के रात में गुजरता है। इस वाली लिमिट को दर्शाने के लिए हमने अंटार्कटिक सर्कल बनाया है। सेम अपोजिट इसका, जब इस वाली पोजीशन पे होगा 66 पॉइंट हाफ डिग्री नॉर्थन लेटीट्यूड से आगे सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी, इस पूरे इलाके में 6 महीने की रात रहेगी। यही दर्शाने के लिए हमने ये 66 पॉइंट हाफ यानी आर्कटिक सर्कल बनाया है। मतलब सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि इस वाली पोजीशन पे आर्कटिक सर्कल से ऊपर 6 महीने के दिन है और अंटार्कटिक सर्कल से नीचे 6 महीने की रात है। और इस वाली पोजीशन में उल्टा है, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल से नीचे 6 महीने की दिन है और आर्कटिक सर्कल से ऊपर 6 महीने की रात। कुल मिला के सूर्य की रोशनी के हिसाब से ये आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी बनाए गए हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बताना, मैं दोबारा से इसे समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब इसी से हमारी ऋतुएं होती है, जैसे स्प्रिंग लिखा है, विंटर लिखा है, ऑटमन होता है, समर होता है। कैसे होता है हम ऋतुओं वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए वहां पे कि कैसे अर्थ घूमती है, किस टाइम पे कर्क रेखा, मकर रेखा कैसे परपेंडिकुलर रहती है, ये दिमाग में होना चाहिए वहां पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, अब देखते हैं पृथ्वी पर जो टेम्परेचर जोन है, यानी कटिबंध है। अपने अलग अलग कटिबंध सुने होंगे ना, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण, शीतोष्ण, ऐसे सुने होंगे। या ट्रॉपिकल टेम्परेचर जोन, ये क्या होते हैं इन्हें समझते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये समझ में आ चुका है लैटिट्यूड क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं अब, ये हमने ये भी देख लिया है कि आर्कटिक सर्कल क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इक्वेटर क्या है, ये मकर रेखा, ये सारी चीजें देख चुके हैं। सिंपल है, बस इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, ये इक्वेटर, सॉरी ये कर्क रेखा है, 23.5 ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है, 23.5 पे मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कह रहे हैं। ये पूरा एरिया, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन। ठीक हो गया। अब इसे ट्रॉपिकल जोन क्या कह रहे हैं, हिंदी में आ रहा है ना उष्ण, उष्ण का मतलब गर्म एरिया आ रहा है, गर्म एरिया। अबे गर्म क्यों हो रहा है? सिंपल सी तो बात थी, हमने अभी तो पढ़ा था कि इसी जोन के अंदर सूर्य हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। सूर्य की लाइट सबसे ज्यादा इन्हीं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही पड़ती है पूरे साल। इसीलिए सबसे गर्म इलाके होते हैं, इसीलिए इनको उष्ण कटिबंध कहा जा रहा है। सिंपल, क्लियर, बहुत आसान सा है। फिर कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक ये वाला क्षेत्र, और नीचे मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक ये वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को कहते हैं हम टेम्परेट जोन, यानी हिंदी में कहते हैं इनको शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण क्यों कहते हैं भाई साहब? शीतोष्ण इसलिए क्योंकि इसके मुकाबले ठंडे हैं। ठंडे क्यों? अभी तो हमने पढ़ा था ना कि यहां तक परपेंडिकुलर सूर्य तो आता है लेकिन इससे ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे तिरछी रोशनी जाती है। जैसे यहाँ पे सन होगा तो ये परपेंडिकुलर यहाँ तो रहती है, लेकिन यहाँ पे तिरछी रोशनी जाती है। अब तिरछी रोशनी का मतलब ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी कम लाइट जाएगी, कम लाइट का मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। तो ये वो इलाके हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, ये इलाके दोनों वाले। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी में, इन दोनों को शीतोष्ण कटिबंध है। अब इसके ऊपर चले जाओ, पोल वाले इलाके में, यानी आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाला ये पूरा इलाका जहां पे मैंने बताया 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है, इस क्षेत्र को यहां भी और नीचे भी, इस दोनों एरिया को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं शीत कटिबंध, यानी फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, समझ में आई बात? कहां से कहां तक? आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक यानी उत्तरी ध्रुव तक, और यहाँ अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक यानी दक्षिण ध्रुव तक। सिंपल, कुछ है इसमें? नहीं है, सिंपल है। और शीत कटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात है, इस वजह से बर्फ से ढकी रहती है। और जो 6 महीने दिन भी हो रहा है ना, वो बहुत तिरछी रोशनी है। देखो कितनी तिरछी रोशनी जाएगी यहाँ, तो बहुत कम लाइट जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पूरा बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए ये पूरे पृथ्वी में सबसे ठंडे इलाके होते हैं, इसलिए इन्हें फ्रिजिड जोन कहा जाता है, यानी शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपने कुछ कटिबंध सुने होंगे, तो वो इनके मिक्सअप है। कैसे देखते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा एक उपोष्ण कटिबंध का, उपोष्ण कटिबंध का। ठीक है, इसको सब ट्रॉपिकल कह देते हैं हम लोग, सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल का मतलब कुछ नहीं, ये तो वर्ड प्ले किया गया ना। सब ट्रॉपिकल का मतलब आधा ट्रॉपिकल, यानी जैसे इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री। क्यों? क्योंकि इंडिया का आधा ऊपर जो है टेम्परेट जोन में है और नीचे इसका ट्रॉपिकल जोन में है। सब ट्रॉपिकल, आधा ट्रॉपिकल है। तो ये कोई कटिबंध नहीं है, बल्कि एक इसको बना के कह दिया गया है। जैसे एक कहीं पे और भी लिखा होता है, जैसे समशीतोष्ण लिखा होता है कहीं पे, समशीतोष्ण।
या इसको सेमी टेम्परेट कह लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इलाका इसका पोलर जोन में है, कुछ इलाका टेम्परेट जोन में है। ऐसे मिला जुला के कहते हैं। कुल मिला के जो मेजर 3 कटिबंध हैं वो यही हैं। कौन-कौन से? ट्रॉपिकल जोन यानी उष्णकटिबंध, टेम्परेट जोन यानी शीतोष्णकटिबंध और पोलर जोन यानी शीतकटिबंध। क्लियर है? बात समझ में आई इतनी? सिंपल है। यहाँ से कुछ डाउट? जो भी होगा डाउट वहां आप जाके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है? ये इसके नोट्स हैं। मैं ये आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, पीडीएफ बना के सारी दे दूंगा, वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है? इसमें कुछ है नहीं। आज के लिए इतना करते। क्यों छोटी क्लास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर लॉन्गिट्यूड भी मैंने आज पढ़ा दिया तो कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है? आज इतना रिवाइज करो, क्या लैटिट्यूड है, क्या इसके यूजेज है, कैसे कैसे है, इसको रिवाइज करो। फिर हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो इजी रहेगा। ठीक है? आई होप आप लोगों को क्लास से पसंद आ रही होगी, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं मुझे समझ में आता है कि हाँ, कुछ लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है, कैसे कैसे चीजें हैं। कुछ अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें में इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।